अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके फर्स्ट ऐसे द डाइंग सन की रीडिंग और ट्रांसलेशन पे। इसकी हाफ़ ट्रांसलेशन को हम आज कवर करेंगे और बाकी की हाफ़ ट्रांसलेशन को हम कल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले काइंडली अपने पास अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें और एक पेन अपने हाथ में रखें। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उसको नोट करें साथ साथ। इसके अलावा सिनोनिम्स भी मैंने साथ साथ ही कवर करवाने हैं, उनको भी लिखते जाएं अपनी बुक पे, ठीक है। और एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि एफएससी पार्ट 2 के अंदर हमने टेक्स्ट नहीं पढ़नी क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम्स का हिस्सा नहीं है, हमारे पेपर में हमें नहीं आएगी। तो ये आपका बहुत ही बड़ा रॉन्ग कंसेप्ट है कि आप टेक्स्ट पढ़े बगैर आपके जो आइडियाज़ या कंसेप्ट्स हैं वो पक्के हो सकते हैं। बच्चों, वक्ती तौर पे तो आप समरी पढ़ के या फिर आंसर क्वेश्चंस पढ़ के पेपर क्लियर कर भी लें, तो ये आप जो नॉलेज गेन करेंगे, इल्म हासिल करेंगे ना सिर्फ सवाल जवाब और समरी पढ़ के, ये कभी भी आपका नॉलेज पुख्ता नहीं होता और ना ये कभी देर पा होता है। ये चीज़ें आपको सडन थोड़े अरसे के बाद भूल जाती हैं। आपका इल्म मेच्योर और क्या कहते हैं वो पुख्ता या फिर देर तक तब आपको चीज़ें याद रहती हैं जब आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी हो और उसके अंदर आपने कंसेप्ट्स क्लियर किए होंगे। फ़लाँ ऐसे में ये राइटर ने बात की थी। ये होता है इल्म हासिल करना, ये होता है असल नॉलेज। नॉलेज आपको पढ़ते हुए पढ़ने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ आप डिग्री लें, नंबर लें और भाग जाएं। पढ़ने का मतलब ये होता है कि डेप्थ में जाके पढ़ें कि फ़लाँ ऑथर ने क्या बात की है और वो उसकी क्या फ़िलासफ़ी है, वो हमें क्या इल्म देता है, ताकि कल को आपको कहीं बात करनी पड़ जाए सितारों के ऊपर या किसी भी चीज़ पे, तो आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हों कि इसमें हमने ये पढ़ा था। और ये चीज़ें कंसेप्ट सब क्लियर होते हैं जब आप टेक्स्ट को डेप्थ में जाके या फिर उसकी रीडिंग को समझ के पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो काइंडली, अभी मैं सामने नहीं हूँ, आई हैव नो आइडिया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सामने होती भी तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ मोटी जो हेल्पिंग बुक होती है उसको परचेज़ करते हैं और टेक्स्ट बुक लेते ही नहीं हैं, और वहाँ पे जो तर्जमा लिखा होता है उसको साथ साथ पढ़ते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा तो मैडम को चेक कर रहे होते हैं कि मैडम जो लाइन बोल रही है वो बुक पे मैच भी कर रही है या नहीं कर रही। तो काइंडली खुदा का वास्ता है, मुझे टेक्स्ट को चेक करना या फिर उस टेक्स्ट को टैली करना उसको छोड़ दें, अपने आप पे फोकस करें, टेक्स्ट बुक परचेज़ करें और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको साथ साथ टेक्स्ट बुक पे नोट करें। वही आपका असली इल्म होगा जो आपने हासिल करना है यहाँ पे इंग्लिश का। समझ आ गई बात, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम आते हैं अपने यहाँ पे रीडिंग की तरफ आते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे सर जेम्स जीन्स लिखता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू स्टार्स आर नॉन विच आर हार्डली बिगर दैन द अर्थ। वो कहता है कि सिर्फ चंद सितारे ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन से कुछ थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। बट लेकिन मोस्ट ऑफ दैम, उनमें से ज़्यादातर, आर सो लार्ज, इतने ज़्यादा बड़े होते हैं, डेट हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड। और कहते हैं कि कुछ तो बामुश्किल बड़े होते हैं ना, लेकिन कुछ इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उनमें लाखों जो ज़मीनें होती हैं उनको हम पैक कर सकते हैं उन सितारों के अंदर, ईच हर एक सितारे के अंदर, एंड लीव रूम, तो फिर भी लीव रूम टू स्पेस होता है, फिर भी उसके अंदर जगह बच जाएगी। वो यहाँ पे ये बात करता है कि एक सितारे इतने बड़े होते हैं ज़मीन से कि उसके अंदर लाखों, हम एक सितारे को पकड़ें और उसके अंदर हम लाखों उस सितारे के अंदर ज़मीनें पैक कर सकते हैं, तो हमें फिर भी उसके अंदर जगह नज़र आएगी या जगह बच जाएगी। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, वी फाइंड, हम पाते हैं, एंड इमेंस होता है बच्चों बहुत वसी किस्म की या बहुत बड़ा स्टार सितारा। वो कहता है कि कहीं कहीं तो हमें इतना बड़ा सितारा भी मिलता है, लार्ज होता है, लार्ज इनफ कि जो इतना ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, कि उसके अंदर हम लोग करोड़ों ज़मीनें भी समा सकते हैं, उसके अंदर करोड़ों ज़मीनें भी समाई जा सकती हैं। पहले उसने लाखों ज़मीनों की बात की, अब वो कहता है कि कोई सितारा तो इतना बड़ा होता है कि हम उसके अंदर करोड़ों ज़मीनें भी पैक कर सकते हैं, डाल सकते हैं। एंड और द टोटल नंबर्स ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स, और जो पूरी कायनात के अंदर सितारों की तादाद है, प्रोबेबली वो गालबन समथिंग लाइक द टोटल नंबर्स ऑफ ग्रेन, वो ऐसे दिखाई देती है जैसे टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स, जैसे वो ज़रात हों, ऑफ सैंड्स, रेत के, ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, कायनात के जो जितने भी साहल समंदर हैं उन पर पड़ी हुई रेत के ज़रात के बराबर।
वो कहता है कि कायनात के अंदर इतने ज़्यादा सितारे खला के अंदर मौजूद हैं, उसकी मिसाल ऐसे ले लें जैसे कायनात के जितने भी साहल समंदर हैं उन पर पड़ी हुई रेत के ज़रात। पता है ना रेत के ज़रात कितने बारीक होते हैं और कितनी मिकदार में वो हर साहल समंदर पे पाए जाते हैं। तो जितने वो ज़रात हर साहल समंदर, जितने दुनिया में सी शोर साहल समंदर मौजूद हैं, उतनी उनकी सितारों की तादाद है जितनी उन ज़रात की है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कंपैरिजन ड्रा किया है, मिसाल दी है अपनी बात को समझाने के लिए कि कायनात के अंदर कितनी मिकदार में सितारे गर्दिश कर रहे हैं या मौजूद हैं। ठीक है, फिर वो आगे बात करता है सर्च इन द लिटलनेस ऑफ आवर होम, कि हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा घर कितना छोटा है इन स्पेस खला के अंदर। व्हेन जब मैयर्ड अप, जब हम उसको मापते हैं अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, जितना भी कायनात, सब्सटेंस कहते हैं हुजम, या फिर जितना भी कायनात का जो हुजम है, यूनिवर्स का जो हुजम है, जितना उसका घेर है। ठीक है, अगर हम उस घेर के अंदर अपना जायज़ा लेते हैं, ज़मीन का जायज़ा लेते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हम तो बहुत छोटे हैं। हमें अपना छोटापन पता चलता है कि ज़मीन की तो कोई वक़्त नहीं, ज़मीन की तो कोई हैसियत ही नहीं इतनी बड़ी कायनात के अंदर। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ पे आपका पहला जो पैराग्राफ है उसको हमने कंप्लीट किया अभी तक। इसमें उसने सिर्फ यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट सेट करें, ये चीज़ आपको पैराग्राफ को, हर पैराग्राफ के साथ साथ मैं एक छोटा छोटा पॉइंट ऐड करवाती हूँ ताकि आपको पॉइंट देख के पैराग्राफ की समझ आ जाया करे जब आप बुक को ओपन करें। ये इस पैराग्राफ के साथ जो पॉइंट आपने ऐड करना है वो लिखें कि आवर कंडीशन या फिर अर्थ कंडीशन, कि ज़मीन की जो कंडीशन है इन द यूनिवर्स, कायनात के अंदर। बच्चों इस पैराग्राफ के अंदर दो चीज़ें आपको पता चली हैं, एक तो स्टार्स के साइज़ के बारे में, द साइज़ ऑफ स्टार्स, और दूसरा अर्थ की जो ज़मीन की कंडीशन है, अर्थ की कंडीशन इन द यूनिवर्स, के ज़मीन की कायनात के अंदर क्या कंडीशन है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने अभी तक पता की हैं कि कायनात में इतने सितारे हैं, और दूसरा ज़मीन उन सारे सितारों के मुकाबले में कुछ भी नहीं, बहुत छोटी है। बच्चों यहाँ आप लोगों ने सिनोनिम्स नोट करने हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर जो लाइन नंबर 1 में वर्ड दिया हुआ है अ फ्यू का, फ्यू होता है बहुत कम, इसका सिनोनिम आएगा सम, SOME सम। दूसरा इसका आएगा नॉट मैनी, और तीसरा इसका सिनोनिम आएगा हार्डली, HARDLY, हार्डली। ठीक है, ये तीन इसके सिनोनिम्स नोट करें। फिर अगली लाइन में वर्ड दिया हुआ पैक्ड का, पैक्ड होता है समाना, इसका सिनोनिम नोट करें कंटेंट, CONTAINED, कंटेंट। दूसरा इसका सिनोनिम नोट करें प्लेस्ड, PLACED, प्लेस्ड। और तीसरा इसका सिनोनिम नोट करें पुट, और चौथे नंबर पे आप इसका सिनोनिम स्टोर भी लिख सकते हैं। पैक्ड भी होता है ना बंद करना, स्टोर भी, स्टोर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने थर्ड लाइन के अंदर रूम का वर्ड दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन करें। रूम का मतलब क्या होता है, कोई जगह या कमरा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब स्पेस होगा, SPAC, स्पेस। दूसरा इसका मतलब आएगा एक्सपेंस, EXPANSE, एक्सपेंस। ठीक है, तीसरा इसका सिनोनिम आएगा एरिया, AREA, एरिया। ठीक है, ओके बच्चों, अब जो आपने सिनोनिम नोट करना है वो इसी लाइन में वर्ड दिया हुआ है इमेंस। इमेंस होता है बहुत बड़ा, इसका सिनोनिम आएगा ह्यूज, HUGE, ह्यूज। दूसरा इसका आएगा एनोमोस, ENORMOUS, ENORMOUS, एनोमोस। बच्चों इसमें R साइलेंट है। ठीक है, तीसरा इसके अंदर आएगा सिनोनिम मैसिव, MASSIVE, मैसिव। मैसिव भी होता है बहुत बढ़िया, कोई चीज़ों का फैल जाना। ठीक है, ओके, इसके बाद बच्चों फोर्थ लाइन में जो यूनिवर्स का वर्ड दिया हुआ है इसका एक ही सिनोनिम आएगा कॉस्मोस। ठीक है, COSMOS, कॉस्मोस भी कायनात या फिर यूनिवर्स, इस तरह की चीज़ को बोलते हैं। उसके बाद आपने जो सिनोनिम नोट करना है वो आपका लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 लाइन पे बच्चों वर्ड दिया हुआ है मैयर्ड अप का। मैयर्ड अप होता है मापना, इसका सिनोनिम आएगा कैलकुलेटेड, CALCULATED, कैलकुलेटेड। और दूसरा इसका आएगा सिनोनिम कंपाइल्ड, कैलकुलेटेड लिख लिया ना, कंपाइल्ड आएगा COMPILED, कंपाइल्ड। ये दो आपने इसके लिखने हैं। अब जो लास्ट इस पैराग्राफ में सिनोनिम नोट करना है वो सब्सटेंस का है। सब्सटेंस का बच्चों कहते हैं किसी मादे को या फिर किसी भी उसका, यहाँ पे उसका हुजम मीनिंग है। ठीक है, गेर उसका,
यहाँ इसका सिनोनिम आप लिखेंगे मैटर, MATTER मैटर, दूसरा लिखेंगे मैस, MASS मैस, और तीसरा आप इसका बॉडी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके इस पैराग्राफ के सिनोनिम्स। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। पहले अब उसने सितारों का साइज़ बता दिया और हमारी उस सितारों के साइज़ में या कायनात में क्या वर्थ है उसने ये भी बता दिया। अब आगे हम देखते हैं वो क्या बात करते हैं। दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस। अब वो कहते हैं कि जो लाखों करोड़ों सितारे हैं ना, जो फैले हुए हैं, जो रेत के ज़रात के बराबर हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सितारे गर्दिश कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं खला के अंदर। ठीक है, अ फ्यू फ्रॉम ग्रुप्स, कुछ तो ग्रुप्स की तरह सूरत में घूम रहे हैं, विच जर्नी इन कंपनी, जो कि आपस में इकट्ठे होकर सफ़र कर रहे हैं, बट लेकिन मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन ज़्यादातर अकेले अकेले सफ़र करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ तो मिलजुल के ग्रुप बना के सफ़र करते हैं, कुछ अकेले अकेले कर रहे हैं। एंड और दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस दैट इट इज़ वेरी रेयर इवेंट इन डीड फॉर वन स्टार टू कम एनी वेयर नियर टू अनदर। कहता है कि दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स, ये जो कायनात के अंदर सफ़र कर रहे हैं, सो इमेंस, ये इतनी बड़ी है, इतनी वसी है, दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर, कि ऐसा बहुत ही कम होता है इवेंट वाक़या इन डेट दरअसल फॉर वन स्टार टू कम एनी वेयर नियर टू अनदर। कहता है ये कायनात जिसमें ये घूम रहे हैं इतनी बड़ी और वसी है कि बहुत कम ऐसा होता है कि एक सितारा दूसरे के करीब आ जाए। उसके बाद फिर वो बात करते हैं, फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार्स मेक इट्स वॉयज इन कम्प्लीट लोनलीनेस। और ज़्यादा दफ़ा तो ऐसा होता है कि जो एक सितारा है वो अकेले अकेले अपना सफ़र जारी रखता है, वो मुकम्मल तनहा सफ़र करता है। लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, इसकी मिसाल ऐसे ही दिखाई देती है जैसे आप समझ लें कि खाली ओशन, एक समंदर है और वहाँ पर एक अकेला जहाज़ खड़ा हो। ठीक है, इट मीन्स कि सितारा इतना अकेला सफ़र कर रहा होता है कि आसपास कोई नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे पूरा जहाज़ है और उस जहाज़ पर सिर्फ पूरा जो ओशन है, साहिल समंदर है, उस पर सिर्फ एक जहाज़ चल रहा हो। इन अ स्केल मॉडल, कहते हैं कि फ़र्ज़ करें, एक नमूना फ़र्ज़ कर लें, या ये आप ये फ़र्ज़ कर लें, इन विच द स्टार्स, जिसके अकॉर्डिंग सितारे जो हैं आर शिप्स। कहते हैं आप फ़र्ज़ कर लें कि सितारे जो हैं वो सारे जहाज़ हैं। द एवरी शिप, तो हर जो जहाज़ होगा, विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्राम इट्स नियरर नेबर। तो कहता है कि वो तकरीबन 10 लाख मील के फासले पर होगा एक जहाज़ अपने दूसरे हमसाया जहाज़ से। बच्चों यहाँ पे वो बात क्लियर करने के लिए मिसाल दे रहा है कि फ़र्ज़ कर लें साले समंदर पर साले समंदर एक कायनात है और जितने भी वहाँ पे जहाज़ हैं वो सारे सितारे हैं। तो जैसे एक जहाज़ जो है वो 10 मील के फासले पर दूसरे जहाज़ से होगा, इसी तरह से सेम इज़ द केस विद स्टार्स। इसी तरह से जो सितारे हैं उनके दरमियान इतना ज़्यादा, अपने जो नेबर, अपने जो हमसाया सितारा है उससे इतना ज़्यादा फासला है दोनों के दरमियान, या वो इतने फासले पर वाक़ हैं। From this is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it। कहता है कि इस बात से ये समझना आसान हो गया कि क्यों अक्सर या बहुत ही कम एक सितारा दूसरे के करीब आता है। इस मिसाल के ज़रिए वो हमें समझा रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक सितारा दूसरे के करीब नहीं आता। ओके, यहाँ पे दूसरा पैरा ख़त्म हो गया। इसके अंदर उसने सिर्फ सितारों के सफ़र की बात की है, सितारे कैसे सफ़र करते हैं। कुछ तो अकेले अकेले घूमते हैं, कुछ ग्रुप्स की सूरत में घूमते हैं, लेकिन जिस बात पे उसने जोर दिया वो ये कि इनके दरमियान इतना ज़्यादा फासला है कि बहुत मुश्किल है एक सितारा दूसरे के करीब जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो उसने सिनोनिम्स दिए हैं वो आपने नोट करने हैं। पहले लाइन के अंदर वो हमें बताता है वर्ड वॉन्डरिंग का। वॉन्डरिंग होता है घूमना, इसका आप सिनोनिम लिखेंगे मूविंग, MOVING मूविंग। दूसरा आपने नोट करना है रोमिंग, ROAMING। ठीक है, रोमिंग MING रोमिंग। और तीसरा रोविंग, ROVING रोविंग। बच्चों सिनोनिम्स को ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता लिखवाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक है, ड्रॉप हो जाती है, तो इसलिए मैं सिनोनिम्स क्विकली लिखवा रही हूँ, जल्दी से इसको नोट करते जाएं। और अगर नहीं समझ आ रही तो रिकॉर्डिंग को बैक करके दोबारा लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो आपने सेकंड सिनोनिम नोट करना है वो आपका सेकंड लाइन के अंदर कंपनी का वर्ड लिखा हुआ है। कंपनी क्या होता है? मिलजुल के चलना। इसका सिनोनिम आएगा ग्रुप, GROUP ग्रुप, या फिर टूगेदर, TOGETHER टूगेदर। नेक्स्ट लिखा हुआ है अलोन का वर्ड इसी लाइन के अंदर। बच्चों अलोन होता है तन्हा, इसका सिनोनिम आएगा सेपरेटली,
SEPERATELY सेपरेटली, और दूसरा इसका सिनोनिम आएगा एक मिनट ठहर जाएं। दूसरा बच्चों आपने इसका सिनोनिम नोट करना है solitarily, 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 ठीक है, solitarily आएगा। और इसके अलावा ये दो आपने इसके नोट करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपने सिनोनिम नोट करना है वो थर्ड लाइन के अंदर रेयर का वर्ड लिखा हुआ है। रेयर बच्चों कहते हैं गैर मामूली चीज़ को जो बहुत कम हो, इसका आपने नोट करना है सेल्डम, SELDOM। और इसके अलावा एक्सेप्शनल आएगा इसका EXCEPTIONAL, एक्सेप्शनल, EXCEPTIONAL। तीसरा बच्चों इसका आ सकता है अनयूजुअल, UNUSUAL, अनयूजुअल, ठीक है। ये तीन आपने इसके नोट करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपने सिनोनिम नोट करना है वो वॉयज का है। वॉयज कहते हैं सफ़र को, इसका आएगा जर्नी, JOURNEY, जर्नी, ठीक है। दूसरा आप इसका ट्रिप भी लिख सकते हैं। ये हो गए इसके सिनोनिम्स। इसके बाद जो लास्ट लाइन में वर्ड उसने दिया हुआ है सेल्डम का, बच्चों सेल्डम का आपने नोट करना है रेयरली, RARELY, रेयरली। सेल्डम होता है बहुत ही कम, ठीक है, तो रेयरली भी कम। हार्डली आएगा दूसरा इसका, HARDLY, हार्डली। या तीसरा आप इसका लिख सकते हैं क्विनली, OCCASIONALLY, ओके। और एक और आप इसका इनफ्रीक्वेंटली भी लिख सकते हैं, इनफ्रीक्वेंटली भी होता है कभी कभार, INFREQUENTLY, ठीक है। ये आप इसका नोट कर सकते हैं। काइंडली इनको सिनोनिम्स को नोट कर लें और इनको साथ याद भी करना है। टेस्ट में मैंने ये सारे सिनोनिम्स आपको देने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया आपका सेकंड स्टैंजा नहीं, सेकंड पैराग्राफ। अब हम इसमें हमने जो आपने मेजर पॉइंट इसका नोट करना है वो आपने पास छोटा सा इसके लिख लें, कंडीशंस ऑफ स्टार। जब आप ये छोटे छोटे पॉइंट साथ लिखेंगे ना तो आपको फ़ौरन कंडीशंस ऑफ स्टार्स पढ़ के वर्ड ही, जब भी आप बुक खोलेंगे, टेक्स्ट खोलेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि इस पैराग्राफ के जो स्टार्स होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ स्टार लिख लें कि वो कैसे कंडीशन है उनकी सफ़र करने की। बच्चों अब इसके जो नेक्स्ट एक हमने और पैराग्राफ पढ़ना है वो हम नेक्स्ट उसके अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर देखते हैं, ठीक है।